गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एग्री एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। इकोनॉमी पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है वो एक न्यू हाई जो है वो रीच करने वाले हैं। पिछले 9 महीने का अगर हम आंकड़ा देखें पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में, तो वो यूएसडी $39 बिलियन ऑलरेडी पहुंच चुका है, जो कि पिछले साल से 7.9% हायर है। इस बार जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसमें सबसे जो मेजर शेयर है वो दो कमोडिटीज़ का रहा है, वो है राइस और शुगर, जिनका हम कह सकते हैं कि 11 बिलियन और 6 बिलियन रिस्पेक्टिवली वो एक्सपोर्ट शेयर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे फार्म इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। वेजिटेबल ऑयल जो है वो हमको बहुत इंपोर्ट करना पड़ रहा है। कॉटन, कैश्यू और स्पाइसेस ये भी हम जो है बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया की जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको कॉटन में नहीं ला रहे हैं। अगर हम उसको ले आएंगे तो हमारी जो है ये प्रोडक्शन ऑफ कॉटन जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट देखते हैं हम क्या क्या इनिशिएटिव्स लेके आई है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को जो है प्रमोट करने के लिए। पहले तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी ही है, 2018 में आई थी, ताकि हम अपने एक्सपोर्ट बास्केट को जो है डाइवर्सिफाई कर सकें, अलग अलग जगह पर हम एक्सपोर्ट कर सकें। और एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म भी इसमें जो है वो ले डाउन किया गया था कि हम कैसे मार्केट एक्सेस जो है बाकी कंट्रीज़ में ले सकते हैं। जो है हमने इसमें ऑब्जेक्टिव रखा कि हम अपने जो है वर्ल्ड जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में हम अपने शेयर को डबल करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव भी है, जिसमें कुछ ऐसे आइडेंटिफाई किए गए डिस्ट्रिक्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया गया जो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पोटेंशियल रखता है। फिर ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस भी दी जाती है, जिसमें जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें जो है फ्रेट कंपोनेंट को कवर किया जाता है, एज अ सब्सिडी जो है वो दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गवर्निंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली मेजर चेंजेस किए हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेगुलेशंस में, और ताकि एक वन नेशन वन पॉलिसी रूल लेके आया जा सके। और जो 65 ईयर एज कैप का जो एक जो है जो 65 ईयर का एज कैप था पेशेंट जो कि ऑर्गन रिसीव कर सकते हैं, उसको हटा दिया गया है। अब जो है पेशेंट्स अपने आप को किसी भी स्टेट में जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, सिर्फ अपने ही स्टेट में रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं होगा। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में जो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट के अंदर जो है वो गवर्न होती है। इसमें एक सिस्टम बनाया गया है कि कैसे हम ह्यूमन ऑर्गन्स को रिमूवल, स्टोरेज या ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, ताकि उसमें कमर्शियल डीलिंग ना हो। ठीक है। अब उसके लिए ही नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी चलाया गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज द्वारा, जो कि ऑर्गन और टिश्यू प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ऑर्गेनाइज करता है। वल्नरेबल पुअर को जो है प्रोटेक्ट करता है कि उनके ऑर्गन ट्रैफिकिंग ना हो सके। ऐसे ही नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर ही काम करती है। जो भी एक्टिविटीज़ प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स में की जाती हैं वो नोटो के अंदर ही की जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्गन डोनेशन का क्या कंसेप्ट है इंडिया में। ऑर्गन डोनेशन मतलब अपनी बॉडी का कोई ऑर्गन किसी और पर्सन को देना जो कि एंड स्टेज डिसीज़ पर है और उसको ऑर्गन की ज़रूरत है। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन लीगल है अंडर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के अंडर। लेकिन ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, कोई मजबूर नहीं कर सकता आपको इसके लिए। ठीक है। अब दो तरह की जो है ऑर्गन डोनेशन होती है, लिविंग डोनर ऑर्गन डोनेशन, और होती है डिसीज डोनर ऑर्गन डोनेशन। लिविंग में क्या होता है कि एक पर्सन जो लिविंग पर्सन है 18 साल से ऊपर की एज का, वो अब वॉलंटरीली अपने जो है बॉडी से कोई ऑर्गन या टिश्यू रिमूव करवा के किसी और पेशेंट को, जिसका समझ सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, लिवर डोनेशन। ठीक है। लिवर का जो है पार्ट जो है वो जो है आपका डोनर से लिया जाता है, लिविंग डोनर से, और वो जिस पर्सन को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उसको दिया जाता है। ठीक है। एक होता है डिसीज्ड ऑर्गन डोनर ऑर्गन डोनेशन, जैसे समझ लो आइज़, या एक किसी को हार्ट चाहिए हो। ठीक है। तो वो तो ऑफ कोर्स हम लिविंग पर्सन को नहीं ले सकते, तो इसके लिए डिसीज़, जब तक वो पर्सन मरता नहीं है तब तक वो जो है डोनेशन नहीं हो सकती है। और ये जो डिसीज डोनर ऑर्गन डोनेशन है ये सबके लिए, चाहे वो 6 हफ्ते का कोई बेबी भी हो, उसका भी यूज़ करके जो है वो ऑर्गन आगे डोनेट किया जा सकता है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेमेंट एग्रीगेटर। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने रिसेंटली 32 एंटिटीज़ को पेमेंट एग्रीगेटर का जो लाइसेंस दे दिया है। पेमेंट एग्रीगेटर्स कौन होते हैं? थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि कस्टमर्स से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। ये डिफरेंट टाइप की पेमेंट ट्रांजेक्शन जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे चेक हो, चाहे वो ऑनलाइन टच पॉइंट्स पर हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रेज़र पे, इवन अमेज़ॉन पे भी जो है वो भी एक तरह से पेमेंट एग्रीगेटर है। ये सिर्फ जो है आपकी नॉन बैंक जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं उन्हीं को ही जो है आरबीआई से ऑथराइजेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं अगर वो पेमेंट गेटर एग्रीगेटर बनते हैं तो उनको तो ऑलरेडी उनके पास आरबीआई का लाइसेंस होता है। अब पेमेंट एग्रीगेटर पेमेंट गेटवे से कैसे डिफरेंट है? तो पेमेंट एग्रीगेटर्स जो होते हैं वो ही पेमेंट गेटवे का भी इस्तेमाल करते होते हैं। पेमेंट गेटवे तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है जो एक बैंक अकाउंट को एक प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर इससे बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें तो कैश और चेक की भी डीलिंग होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे में डिफरेंस क्या है। पेमेंट गेटवे एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अलाउ करता है। पेमेंट एग्रीगेटर तो इन सारे पेमेंट गेटवेज को इंक्लूड करता है अपने में, चाहे वो कैश से आप ट्रांजैक्शंस करवाना चाहते हो, चाहे आप चेक से करवाना चाहते हो, चाहे ड्राफ्ट से करवाना चाहते हो, चाहे ऑनलाइन करवाना चाहते हो। वो सारा जो जो ये पूरा बिजनेस कर रहे हैं वो होते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स। पेमेंट गेटवे जो है वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी है। पेमेंट एग्रीगेटर तो एक पूरा इंटरफेस है जो पूरे पेमेंट गेटवे को भी प्रोसेस करता होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी। इकोनॉमी के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रैप स्टील इंडस्ट्री ने रिसेंटली जीएसटी काउंसिल को अर्ज किया है कि उनको भी जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर डाल दिया जाए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? आपको पता है जीएसटी तो वैसे आपका जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, तो मतलब जिस जो है आपका जो सप्लायर होगा वो टैक्स पे करके जो है वो भेजता है आगे गुड्स को। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो पर्सन रिसीव करता है उन उन गुड्स को, उसको टैक्स देना होता है इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। ठीक है, उल्टा है, ये रिवर्स है इस केस में। ये इसलिए किया जाता है ताकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, मतलब जहाँ जहाँ गुड्स या सर्विसेज पहुँचते रहेंगे वहाँ से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती रहेगी, ताकि पता लगता रहे कि कौन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है ये गुड्स फाइनली जा रहे हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ सप्लायर्स को एग्जाम्प्ट भी करना चाहती है गवर्नमेंट, ताकि उसको प्रमोट कर सके उस इकोनॉमी को, तो उनको भी जो है वो एग्जाम्प्ट करके सप्लायर्स को एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। फिर जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है अगर, उसको भी टैक्स करने के लिए ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है। अब जो है रेसिपिएंट जो होते हैं, जो क्योंकि जो आपने तो गुड को रिसीव किया है, आपको टैक्स पे करना है, तो आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? जनरली जो सप्लायर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने जीएसटी किसी ना किसी पर्टिकुलर जो है अपनी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी ना किसी प्रोडक्ट पे ऑलरेडी पे किया होता है, तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो है सुविधा मिलती है कि वो जीएसटी जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो अपनी उस सेल्स अमाउंट में से जो दोबारा से वो जीएसटी पे कर रहे हैं उसमें से उतना वो माइनस करवा लें। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। इकोनॉमी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स जो है ओईसीडी ने निकाला है। इंडिया का एक जो है वो रैंक इम्प्रूव हुआ है, 48 से 47 हो चुका है। 2022 का जो है STRI उसमें इंडिया अब ओईसीडी की अब जो है एवरेज से ऊपर आ चुका है। अब इंडिया ने 2018 से 2021 के बीच में लिबरलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ट्रेड किया है, इसीलिए जो है वो इस रिफॉर्म्स की वजह से ही जो है इंडिया का रैंक इम्प्रूव हुआ है। ये STRI जो है 2014 में लॉन्च किया गया था ओईसीडी द्वारा, और ये 22 सेक्टर्स को जो है वो देखता है कि 22 सेक्टर्स में कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जिससे कि सर्विसेज के ट्रेड में जो है वो कोई जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसी की बेसिस पर ये 0 से लेके 1 तक की वैल्यू देता है और उसी की बेसिस पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेंडोरास क्लस्टर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोनॉमर्स ने रिसेंटली एक डीप फील्ड इमेज जो है वो जनरेट की है नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, और ये इमेज जो है वो है किसकी? पेंडोरास क्लस्टर की। अब जो पेंडोरास क्लस्टर है वो एक जायंट गैलेक्सी क्लस्टर होता है, और ये साइमल्टेनियस पाइलअप ऑफ एटलीस्ट 4 सेपरेट स्मॉलर गैलेक्सी क्लस्टर्स है। इसके जो गैस है जो कि 20% इसका कंपोनेंट है वो इतनी गर्म है कि वो सिर्फ एक्सरेज में ही जो है वो देखने को मिल सकती है।
डार्क मैटर इसका 75% मास है और 4 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम ये अर्थ है। गैलेक्सी क्लस्टर्स होते क्या हैं? लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के, जो कि अ, एक दूसरे के साथ ग्रेविटी की वजह से जो है वो एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से जुड़े हुए हैं। इसमें हंड्रेड या थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज हो सकती हैं। और वर्ल्ड आई एम सॉरी यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सीज भी जो है इन्हीं गैलेक्सी क्लस्टर्स का पार्ट है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is agri exports from India. So this topic is important for your economy section. So India's agri exports are on the course of a new high because they have touched almost $39 billion in the last 9 months of the last financial year, this current financial year. Um, it is 7.9% higher than the corresponding period, and the major commodities that form the export basket of India are rice and sugar, which have seen exports level of, or exports value of about $11 billion and $6 billion respectively. But the problem is that even our farm imports are rising. Of course, we are importing vegetable oil in huge quantities, but apart from that, cotton, cashew, and spices import is also rising. India's cotton production has declined. That's why its import is rising. But we can rectify this import by allowing GM technologies. I'm sorry, genetic modification technologies, and we can explore the genetic modification technologies to spur our cotton production. So, what are the initiatives that have been taken by the government to promote agriculture exports? Of course, we have this comprehensive agriculture export policy of 2018, which aims to diversify our export basket and destinations so that we can also export value added agriculture products, including perishables. It also provides an institutional mechanism so that we can pursue market access in other countries. Also, the aim is to have double uh, share of India in world's agriculture exports. Apart from that, there is another scheme called District as Export Hub Initiative, in which products, including agriculture products with export potential, have been identified in 733 potential districts of the country. And there is also a scheme in which the freight component is the assistance is given for international freight component under a central sector scheme called the Transport and Marketing Assistance for Specified Agriculture Products. So the next topic is governing organ transplantation in India. This topic is important for your social issues. So central government has recently made certain changes uh, to make organ transplantation regulations under one nation one policy rule, and now it has been the 65-year-old age gap has been removed for recipients, and thus the patients can now register themselves in any state and not just their state. So the primary organ that deals with organ transplantation in India is the Transplantation of Human Organs Act of 1994, which provides a system to regulate the removal, storage, and transplantation of human organs, and it aims to prevent commercial dealings in human organs. For that, a national organ transplant program is also there under the Directorate General of Health Services, which aims to organize a system of organ and tissue procurement and distribution. It aims to protect vulnerable poor from organ trafficking. For that, we already have an organization also called NOTO, National Organ and Tissue Transplant Organization, which coordinates all activities and networking for the procurement and distribution of organs in India. So, what is the status of organ donation in India? It means that you are giving a part of your body to another person who is with an end stage organ disease. So, donations are, of course, legal in India under Transplantation of Human Organs Act of 1994, but it is a voluntary process. There are two types of organ donors: living donors and deceased donors. Living donors are basically those who are donating their organs like liver and kidney, in which but there is a criteria here that the donor should not be less than 18 years of age. Deceased donors, the eligibility criteria is irrespective of age, so there is no age limit. Even a young baby as old as 6 weeks can donate the organs after his or her death. So uh, like your heart, your eyes, these organs can be donated after death.
So the next topic is payment aggregator. This topic is important for your economy section. RBI has recently granted payment aggregator license to 32 entities. So these payment aggregators are basically third-party service providers which allow merchants to accept payment from customers. It facilitates different types of payment transactions, not just online. Remember this. It can include cash check payment, online payments, offline touch points, etc. So basically they are aggregators. Okay, they are not confined to just payment gateways like Razorpay. You may have seen Razorpay only as a payment gateway, but it is also accepting other forms of payment. So it requires a license from RBI. Only non-bank payment aggregators require a license because the bank payment aggregators, they already have a banking license with RBI. So what is a payment gateway? It's only for the online transactions. This is a software. Okay, do not confuse it with payment aggregators. This is just a software which is aimed to conduct an online transaction. What is the difference between payment aggregator and payment gateway? So payment gateway is a software which allows online transactions, and payment aggregator is the inclusion of all these payment gateways. So payment aggregator is a big thing, and payment gateway is just a part of their business which aims to provide online payments. So payment gateway is an intermediary, payment aggregator is the interface where the payment gateway processes the transactions. So the next topic is reverse charge mechanism under GST. This topic is important for your economy section. So, the scrap steel industry has recently urged the GST Council that they should be brought under the reverse charge mechanism of GST. What is this reverse charge mechanism? It is a mechanism where the recipient of the goods pay GST instead of the supplier, which is the normal in GST. So typically, you know that the supplier of goods, whoever is supplying or making the sale, pays the GST. But in this case, the person who receives the goods or services would have to pay the GST. The objective is to cover the unorganized sectors because we do not know where uh, uh, these uh, these goods or services would be reaching. So that's why we want to cover the maximum unorganized sector. And also there is a objective to exempt certain classes of suppliers from this tax, GST, and to also tax the import of services in India. So, but there is a problem here that the reverse charge mechanism, the recipient of goods cannot claim an input tax credit. Okay, what is input tax credit? Because when you are making a product, you must have paid certain form of GST on the procurement of input materials. Like if you are making bread, then you may have paid GST on wheat or other products. So you can claim input tax credit, saying that we have already paid GST on these products, so we should be given the tax credit for that when we are paying the GST on our bread. Okay, but this facility is not available under reverse charging mechanism. So the next topic is Services Trade Restrictiveness Index. This topic is important for our economy section. So in the recent Services Trade Restrictiveness Index, India's rank has improved to 47 from 48 among 50 countries which have been surveyed by OECD. So under the this recent survey, India has already achieved above OECD average rank, and it has been made possible because between 2018 and 2021, India has made notable liberalization of services trade. So this STRI was launched in 2014, and it provides information on regulations which affect trade services in all the member countries of OECD. It takes values between 0 and 1 while preparing this index. So the next topic is Pandora's cluster. This topic is important for your science and tech section. Astronomers have recently revealed a latest deep field image from NASA's James Webb Space Telescope, which is featuring Pandora's cluster, which is a giant galaxy cluster, and it appears to be a result of a simultaneous pileup of at least four separate smaller galaxy clusters. So it consists of gas which is so hot that it shines only in X-rays. Dark matter takes up about 75% of this cluster's mass, and it is located 4 billion light years away from Earth. So, what are these galaxy clusters? So, these are the largest objects in the universe, in the universe, and they are held together by their own gravity. They may contain hundreds or even thousands of galaxies, and they are home to the biggest galaxies in the known universe. Okay,
So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.